रहा है सब? हाँ, पकड़ो इन सबको, किसी को मत छोड़ना। चलो पकड़ो, लेके जाओ सबको। ये क्या करने जा रहे थे आप लोग? अपनी किडनीज बेचने जा रहे थे? सर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था सर। फिरौती वाले पैसे मांग रहे थे और उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा था सर हमारे पास। अथर्वो को कैसे लाते हम लोग सर? अब आप कुछ भी कर लें, अथर्वा को कभी वापस नहीं ला पाएंगे। वो सचमुच मर चुका है। हमें यह भी पता लग गया है कि उसका किडनैप किसने किया था। किसने सर? बहुत पुरानी कहावत है कि अपने दुख को अपने मन के अंदर ही रखें, क्योंकि कई बार लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पर फिर यह भी एक कहावत है कि दुख बांटने से ही कम होता है। तो फिर किस कहावत को सही माना जाए? कहावत चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन समझना यह जरूरी है कि जिंदगी में किसी भी मोड़ पर इतने कमजोर ना पड़े कि किसी अपराध के चंगुल में फंस जाए, क्योंकि अपराध उन्हीं को अपने शिकंजे में लेता है जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। आखिर राधा ने इस सच को मान लिया कि अथर्वा जा चुका है हमेशा के लिए। राधा ने और समर ने मिलकर एक बच्चे को गोद लेकर अपनी जिंदगी को फिर से आगे बढ़ाने का सही फैसला लिया है। सुलेखा अपने झूठे अहम को स्वाभिमान का नाम देकर एक ऐसे अपराध में शामिल हो गई कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी एक भूल ने न सिर्फ उसके घर को उजाड़ दिया, बल्कि उसे जेल की काल कोठरी तक पहुंचा दिया। बुरे वक्त में हम सब टूटकर बिखरते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हम अपने आप को समेट लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपना भविष्य उज्जवल बनाने की दौड़ में लगा है। एक लंबी प्लानिंग बना रखी है जिंदगी की, लेकिन दूर की सोच में कभी कभी नजदीकी मामले बिगड़ जाते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में जो हाथ में है वो भी खो जाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले सच की तरफ इशारा करती है जिसकी अनदेखी करके एक परिवार ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मम्मा, मैं आपको कितना मिस करता हूँ। आप फैक्ट्री क्यों गए? आई एम सॉरी बेटा, बस मम्मा अभी आती है आपके पास, बस थोड़ी देर में। पर हाँ अथर्वा, तुम बाहर कहीं नहीं जाओगे अकेले, ठीक है? मम्मा आ रही है। फोन लगी मुझे, पापा से बात करो। अथर्वा एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले जाओ, डायरेक्ट खेलने। पापा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। मम्मी आ जाएगी तुम्हें पार्क में लेने के लिए। ओके। ओके बच्चे। अथर्वा, 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 मेरा बेटा है छोटा सा, वो अथर्वा, 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 अथर्वा। 7 साल का है हमारा बेटा अथर्व, पता नहीं कहाँ चला गया, किस हाल में होगा वो। आपने उसे आखिरी बार कब देखा? सर शाम को लगभग 5 बजे बात हुई थी सर फोन पे उससे। उस समय वो साइकिल लेके पार्क में खेलने जा रहा था सर। किसके साथ? सर अकेले ही जा रहा था। एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले जाओ, डायरेक्ट खेलने। पापा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। उसने ग्रे कलर की जैकेट पहनी थी जिस पर मैंने अपने हाथों से उसका नाम लिखा था। सर प्लीज उसे ढूंढ निकालो, हमारा एक लौता बेटा है वो, 4 साल बाद हुआ है। पता नहीं किस साल में होगा मेरा अथर्व। सर बस अभी आधे घंटे पहले उनका फोन आया था फिरौती के लिए। 15 लाख रुपए मांग रहे थे वो, और
पुलिस को ना बताने की धमकी भी दी थी उन्होंने। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस को बताकर आप लोगों ने सही कदम उठाया है। आप हमें वो नंबर दे दीजिए जहां से कॉल आया था, हम उस किडनैपर की लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। हेलो। अरे कैसे माँ बाप हो तुम? अपने बच्चे पे जरा भी तरस नहीं यार। हमें धोखा दिया, अब देखो तुम्हारे बच्चे के साथ मैं क्या करता हूँ। देखिए देखिए, हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए प्लीज, कुछ मत कीजिए। हेलो हेलो। क्या हुआ? इधर सर, मुझे पता चल गया कि आप लोग हमारे साथ हैं। चेहरा तो बुरी तरह कुचल दिया ताकि शिनाख्त ना हो। चल, अब सब सच सच बता वरना डंडे से बुलवाऊंगा। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो लाश ठिकाने लगा रहे थे बस। किसने मारा इसको? किसने मारा? चीनू चीनू साहब, चीनू वो उसके अचार की कंपनी में काम करता था साहब। 2 महीने पहले चीनू को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, तो उसने गुस्से में इस बच्चे का किडनैप कर लिया साहब। हमें भी पैसे का लालच देकर हमें साथ में मिला लिया साहब। उसी ने मारा है, उसी ने इसका चेहरा भी खराब किया है। पैसों के लिए किसी के साथ भी किडनैपिंग का प्लान कर लेगा तू? हाँ? नहीं मैं अरे नहीं नहीं। मर्डर और किडनैपिंग का चार्ज लगेगा तुझ पे। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। मिस्टर सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजें और पता लगाओ कि ये चीनू कौन है। सर। अपने बेटे अथर्वा के अपहरण और उसकी मौत के बाद राधा और समर टूट चुके थे। 6 महीने बीत चुके थे। पुलिस के कड़े संघर्ष के बावजूद अब भी एक अपहरणकर्ता उनके हाथ से दूर था। मम्मी आइसक्रीम दिलाओ ना। भाई साहब आप हिसाब करो, मैं अभी आई। चलो। कितना हुआ भैया? आप आलू गोभी बेच रहे हैं कि सोना बेच रहे हैं? आपको 100 रुपए दूंगी मैं, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। अमन, अमन, भैया भैया, अभी मैंने यहाँ मेरा बच्चा आया था, मैंने आइसक्रीम ली थी, आपने देखा? अमन, आपने मेरे बेटे को देखा क्या? अमन, अमन, मम्मा को छोड़ के ऐसे कहीं जाते हैं क्या बेटा? कहाँ थे आप? बहन जी, मोल भाव के चक्कर में ऐसे बच्चे को भूलना गलत है ना। 2 पैसा ज्यादा किया तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर बच्चा खो गया तो जिंदगी उजड़ जाती है। अमन, अब ठीक हो ना बेटा? खबरदार, जो हमारे पोते को हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो। माँ जी, हम इसकी माँ है, ये हमारा बेटा है। हमारे पोते को ऐसी माँ की कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरी वजह से ही मरा है अथर्व। मृदुला, अब बस भी करो। अथर्व, इतना ऊंचा नहीं बेटा, गिर जाओगे। अथर्व,
में रहने वाली राधा माथुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। क्या हुआ? हम अखबार बांटने का काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम अखबार डालने आज उसके घर गए तो उसने हमें बुला के बहुत मारा साहब। राधा माथुर, ये वही है ना मिस्टर, शास्त्री नगर किडनैपिंग केस वाली? जी सर, उस किडनैपिंग में उनके बच्चे की जान गई। क्या वाकई राधा ने अथर्वा को देखा था? क्या अथर्वा जिंदा था? अथर्वा की यादें अब भी राधा के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो एक ऐसे दर्द से जूझ रही थी जिसकी चुभन शायद ही किसी की समझ में आए। एक मां के लिए ये एक बड़े इम्तिहान की घड़ी थी, लेकिन सच शायद अब भी किसी पर्दे में छुपा था। हेलो, वो ग्रे जैकेट तुम्हारे बच्चे का फेवरेट जैकेट है ना? हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। आप कौन बोल रहे हो? हेलो, हेलो, हेलो। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. आज का ये केस आपके यकीन की बुनियाद को हिला देगा। एक अपहरण के 6 महीने के बाद आया फिरौती का कॉल। क्या राज था इसके पीछे? क्या वाकई अथर्वा जिंदा है? क्या सच में राधा ने उसे देखा है? तो फिर जिसे मृत अथर्वा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था वो कौन था? कई राज थे जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। आपने उस न्यूज़पेपर वाले को क्यों मारा? क्योंकि पागल है, इसका दिमाग खराब है। आपको यकीन नहीं आता तो इसके डॉक्टर से पूछ लीजिए। देखिए, हमने सवाल राधा से किया है, आपसे नहीं। बताइए। हमें उसमें एक नोट मिला था। क्या ये तूने लिखा है ना? ये उस न्यूज़पेपर में मिला था हमें। और इतना ही नहीं तो अथर्वा में पार्क में भी दिखा था, बस उसका चेहरा नहीं देख पाए हम। वो अथर्वा ही था। उसने अपनी फेवरेट जैकेट भी पहनी थी जिसपे हमने खुद ने अपने हाथों से उसका नाम लिखा था। किसी आदमी के साथ आया था, वो फिर वहां से चला गया। पर अथर्वा तो नहीं, अथर्वा जिंदा है। हमें कॉल भी आया था, उस आदमी ने भी हमें ये बताया कि अथर्वा जिंदा है। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन? हमें तो हाथों से किया था, लेकिन हमारा दिल तब भी नहीं माना था। हमने तो उस बच्चे के शर्ट पैंट और कट काटे से अंदाज लगा दिया था, पर उस बच्चे का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कुछ पक्का नहीं कह सकते। वो जैकेट भी तो नहीं मिली। मैं कहती हूँ ताई जी मेरा अथर्वा जिंदा है। हाँ बेटा, मेरा अथर्वा जिंदा है। मैं कहती हूँ यकीन से। मेरा मृदुला जी, आप इन पर हाथ नहीं उठा सकती। हम अपनी बहू के साथ क्या कर सकते क्या नहीं, ये आपसे नहीं सुनेंगे। ये आपकी पुलिस चौकी नहीं है, लेकिन ये हमारा घर है। इस तरह तुम किसी पे हाथ नहीं उठा सकती। समर कहाँ है? जब से अथर्वा गया है वो घर में रहते ही कहाँ है। आपने उसे बताया इन कॉल्स के बारे में? नहीं, हमने उन्हें कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, आप वो नंबर हमें दे दीजिए। 6 महीने के बाद फिर से फिरौती का फोन आने पर इस केस में नया मोड़ आ गया। लेकिन क्या यह मुमकिन था कि कोई अपहरणकर्ता 6 महीनों तक खामोश रहे और फिर फिरौती की रकम की मांग करे? इतने दिनों की खामोशी के बाद जैसे राधा की थमी हुई जिंदगी में तूफान उठ खड़ा हुआ, और ये तूफान महज एक संकेत नहीं था। इसके बहाव में बहुत कुछ बह जाने वाला था। समर आप कहाँ थे? हाँ,
मैंने आपको कितने कॉल किए, आपने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? समर, मैं क्या पूछ रही हूँ, आप कहाँ थे? हमने तुमसे कभी पूछा है कि पिछले 6 महीनों से तुम कहाँ थे? पूछा है कभी? हम तो घर पर ही थे। घर पर तो तुम थे, बस तुम्हारा दिल याद ही था। तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर। तुम्हारे ही नंबर से फिरौती का कॉल आया था। इन लोगों को कैसे जानते हो तुम? सर मेरे आईडी पे ये नंबर, सर ना ये नंबर मेरा है और ना ही मैं जानता हूँ। मेरा यकीन कीजिए सर, इस किडनैपिंग और मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर, ये सारे आईडीज हमारे ही हैं, पर हमने ऐसे किसी भी पेपर पे ये नंबर नहीं लिया। 13 जुलाई को सुबह से शाम कहाँ थे? सर उस दिन मैं शहर में ही नहीं था, दिल्ली गया था अपने दोस्त की एक शादी में। सर मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, मैं वही थी। सर दोनों की बातें मेरे को सस्पिशियस नहीं लगा, लगता है कि सच बोल रहे हैं। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। अथर्वा मर चुका था। उसका अंतिम संस्कार खुद समर ने अपने हाथों से किया था। राधा ने भारी मन से इस सच को स्वीकारा था। क्या सच पूरी तरह बेनकाब हो गया था या अब भी कुछ राज थे जो सामने आने बाकी थे? मुझे तुम्हारी बात का यकीन है, लेकिन उस कॉलर के बारे में तुम्हें पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। अगर उस किडनैपर को पता चल गया तो राधा, तुमने फिर से वही गलती कर दी। राधा की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। उसका मन आशा और आशंका से भरा हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। वो छोटी से छोटी बात को भी बारीकी से टटोल रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई करीबी राधा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कहीं राधा किसी की नफरत का शिकार तो नहीं बन रही थी? पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? क्या अथर्वा जिंदा है? आपको तो खुश होना चाहिए समर। खुश होना चाहिए? सच तो यह है कि अथर्वा मर चुका है। हमने अपनी इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। राधा, जब से वो गया है तब से हम देख रहे हैं, एक बार भी पलटकर आपने उसकी तस्वीर नहीं देखी। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हैं आप। उसके दर्द में लिपटे हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं। हम जिम्मेदार हैं। ये मत भूलो राधा कि पुलिस को बताने का फैसला हम दोनों का था, सिर्फ हमारा नहीं। लेकिन उसे पार्क में अकेले भेजने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका था। एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले आओ, डायरेक्ट खेलने। पापा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। मम्मी आ जाएगी तुम्हें पार्क में लेने के लिए। ओके। तुम ठीक कह रही हो। हमने खुद अपने बेटे को मारा है, मर चुका है वो। कि भगवान के लिए ये सब बकवास बंद करो कि वो जिंदा है। सर, रवीना और प्रकाश के बारे में पता किया, दोनों सच कह रहे हैं। किसी ने उनके आईडीज और डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके वो नंबर्स लिए थे 10 जुलाई को, और उस नंबर से सिर्फ राधा को फोन किया गया। पर कोई ऐसा करेगा क्यों? प्रकाश और रवीना के हिसाब से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में अपने आईडीज किसी को नहीं दिए, तो फिर किडनैपर के पास उनके आईडीज कहां से आए? और वो चाहता क्या है? हेलो, बच्चा चाहिए जिंदा? तो आज भी रकम वही है, 15 लाख। कब और कहां वो मैं फोन करके बताऊंगा। और हाँ, इस बार पुलिस को बताने की गलती मत करना, वरना इस बार मैं बच्चे को सचमुच मार डालूंगा। अरे ताई जी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम जानते थे कि इस बात का तुम पर क्या असर होगा। इस पर असर होगा? असर तो हम सब पे हो रहा है, इसके साथ साथ हम सब पागल हो रहे हैं। देखिए, ये जो भी है, आप लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके फिरौती की रकम हासिल करना चाहते हैं। उसे पता है कि आप लोग फिरौती के लिए मान जाएंगे। आप लोग वो नंबर हमें दे दीजिए जिससे कॉल आया था।
ये जो भी है राधा के आसपास का है, जो उसे अच्छे तरीके से जानता है। मिश्रा, राधा की सास मृदुला से उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे और पिछले 6 महीने में वो रिश्ते और बिगड़ गए। और वो राधा को पागल ठहराने की कोशिश भी कर रही है। राधा के साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं जिससे वो काउंसलिंग ले रही है। उससे हमें राधा की दिमागी हालत के बारे में पता लगेगा। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता और राधा ने तो अपने बच्चे को खोया है। वो इस हादसे से निकलने के लिए बाहर कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए इतना आसान भी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि राधा का अपनी सास से कैसा रिलेशन है? माफ कीजिएगा, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इतना तो बता सकता हूँ कि इश्यू जरूर है। हाँ बोलो। सर, राधा की सास समर के लिए रिश्ता देखने गई थी पंडित जी के पास। ठीक है, बुलाओ उन्हें थाना। हाँ, हम अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते थे क्योंकि राधा हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमें अपने घर के लिए घरेलू बहू चाहिए थी, ना कि राधा जैसी आधुनिक बहू। लेकिन हमारी जेठानी सुलेखा, उसे राधा बहुत पसंद थी, इसीलिए हमारी मर्जी के बिना उसने ये शादी तय कर दी। तो क्या वो राधा को जानती थी? नहीं, हमारा साझा कारोबार है और हमारी जेठानी के बीच में ये तय हुआ था कि फैक्ट्री वो संभालेंगी और घर को हम संभालेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो घर पे भी कब्जा करने लगी। 4 साल तक हमारी बहू को कोई बच्चा न हुआ और फिर अथर्व हुआ और हमारी जिंदगी में एक खुशी की लहर आ गई। अथर्व की प्यार की वजह से हम अपनी नफरत को भी भुलाने लगे थे। हमारी जेठानी की शय पर राधा फैक्ट्री में काम करने लगी। अगर उस दिन वो काम पर नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। और फिर आप लोगों को उसके अगवा होने की खबर देकर उसने और बड़ी गलती की। किडनैपिंग के केस में पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। उसका नतीजा देख चुके हैं हम। आप लाख दलीलें दे, लेकिन ये इल्जाम आप पर और राधा पर ही आएगा। तो अपनी इस नफरत के चलते आपने अपने पोते के नाम पर अपनी बहू को पागल बनाकर उससे छुटकारा पाना चाहा, ताकि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकें। देखिए, हम राधा से नफरत जरूर करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके लिए हमें अपने पोते के नाम का सहारा लेना पड़े। ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं। मृदुला पे नजर रखो, पता करो कि हाल फिलहाल में ये किसी अनजान या सस्पिशियस आदमी के टच में तो नहीं आई है। और ये भी पता करो कि जब कॉल्स आए थे तब ये कहाँ थे। सर, हम जानते हैं कि अथर्व के जाने के बाद से हम तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाए और तुम भी इन फोन कॉल्स के कारण काफी परेशान रहती हो। देखो राधा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। गोद ले ले? मतलब हमारा बच्चा जिंदा होने के बाद भी हम बच्चा गोद कैसे ले? अथर्व वो मर चुका है राधा, और तुम इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लो उतना ही अच्छा है। राधा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कोई तुम्हारी भावनाओं के साथ गंदा मजाक कर रहा है। 6 महीने के अंधेरे के बाद मुझे एक रोशनी की किरण मिली है। अब उस किरण को मैं अंधेरे में खोने नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा वापस लेके रहूंगी, चाहे मुझे उसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। यादों को पकड़ के रखोगी राधा, तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी तुम। आज मैं अथर्व की सारी यादें खत्म कर देती हूँ। अथर्व, अगर तुमने फिर से पुलिस को बताया तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। हेलो सर, राघव बंसल। इस बार जिस नंबर से फोन आया था वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। राधा के फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं। रावतपुर का रहने वाला है। पिछले साल लखनऊ शिफ्ट हुआ, वहाँ इसकी दुकान है। प्रकाश और रवीना की तरह इसकी आईडी को भी मिसयूज किया गया। मिश्रा, ये जो कोई भी है इतने आईडीज ला कहाँ से रहा है? अलग अलग लोग, अलग अलग लोकेशन। सर ये नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। फोन शाहपुर से किया गया है।
ठीक से देखो उस तरफ, चेक करो। वहाँ सर। सर गोडाउन की तरह यहाँ भी कोई नहीं है और ना ही कोई क्लू है। सर एक कॉलर बड़ा ही तेज है। ज्यादा तेज दौड़ने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। साहब यहाँ पर किसी को आते जाते देखा है? वहाँ हाँ देखा है साहब। क्या देखा है? गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी। बड़ी गाड़ी मतलब क्या, वैन, टेम्पो? हाँ टेम्पो। एक बच्चा बैठा था और चला गया। बच्चा? कैसा बच्चा? चेहरा देखा उसका? नहीं, 8-10 साल का बच्चा था, बैठा और चला गया। ठीक है, जा। सर क्या राधा की बात सच हो सकती है? वो बच्चा अथर्व हो सकता है। तो मिश्रा, एक शराबी की बात पर भी कैसे भरोसा किया जाए? चलो। ये भी तो पॉसिबल है कि अथर्व की मौत का कोई सोची समझी साजिश के तहत फायदा उठाना चाहता है। हो सकता है। अब ये बात तो वही बता सकता है जिसने अथर्वा को आखिरी बार देखा था। कौन सा बच्चा साहब? हम समझे नहीं। जब डंडा अंदर जाएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को तुझे गाड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ा था उसकी बात कर रहे हैं हम, अथर्वा की। वो लाश अथर्वा की नहीं थी साहब, वो किसी लावारिस बच्चे की थी। तो फिर अथर्वा का क्या हुआ? चीनू ले गया उसे। सारा नाटक चीनू का रचा हुआ है साहब। उसको पैसे नहीं मिले थे तो भड़क गया था वो। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? चीनू ने हमें आप लोगों से झूठ बोलने के लिए कहा था। उसके बदले वो हमारे परिवार की मदद करेगा, पर साहब उसने हमारे परिवार को पलट कर भी नहीं देखा। अब तक तो सिर्फ राधा ही थी जो अथर्वा के जिंदा होने का दावा कर रही थी, लेकिन अब समर ने भी फोन पर एक ऐसे बच्चे की आवाज सुनी थी जो काफी हद तक अथर्वा जैसी ही थी। ऊपर से बब्बन ने भी अपनी बात बदल दी थी। कल तक पुलिस बब्बन की गवाही पर और अथर्वा के घर वालों की शिनाख्त पर फार्म हाउस में मिली लाश को अथर्वा की लाश मान रही थी, लेकिन अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अथर्वा सच में जिंदा था। क्या अपहरणकर्ताओं ने सही मौके की तलाश में इतना इंतजार किया था? पुलिस के लिए ये केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था। झूठ कभी एक डाली पर नहीं टिकता। जहां फायदा हो वहां उछल कर चला जाता। अगर ये बब्बन एक बार झूठ बोल सकता है तो हो सकता है इस बार भी बोल रहा हो। लेकिन उसकी बात सच निकली तो? मिश्रा, पता करो कि उस दौरान किसी ऐसे बच्चे की मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई गई थी क्या, जो उम्र और दिखने में बिल्कुल अथर्वा जैसा लगता। अगर वो लाश अथर्वा की नहीं थी तो किसी की तो होगी। सर मुझे तो अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा कोई किडनैपर 6 महीने तक बच्चे को क्यों पाले। और अगर शराबी की बात माने, बच्चा खुद अपनी मर्जी से वैन में बैठा और चला गया। हो सकता है कि वो टेम्पो वाला उसका जान पहचान का। सर शक तो अथर्व की फैमिली पे भी जाता है। हो सकता है असली मुजरिम परिवार में ही छुपा। बब्बन और चीनू के साथ कोई तीसरा भी मिला हुआ हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो निकम्मा जो राधा को बार बार फोन करके तंग किया करता था। अरे शांति, कैसे चल रही हो? जरा नीचे देख के चला करो। मिस यू। ये अब ये कचरा तुम्हें कहाँ से मिला? निखिल भैया के रूम से मिला कचरा। जब काम वाली ने हमें बताया कि वो कचरा उसे इसके रूम में से मिला था, तब हम फौरन इसके रूम में गए और देखा तो पेपर के बहुत सारे टुकड़े पहले से ही वहां पड़े हुए थे। हमें तो पहले ही शक था कि अथर्वा की किडनैपिंग में तेरा हाथ है, लेकिन उस वक्त कोई सबूत नहीं मिला। चल अब सब सच सच बता। सर हम सिर्फ राधा को परेशान करना चाहते थे और इसीलिए हमने उसको वो नोट भेजा था बस। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि हम राधा के जरिए अपनी माँ को चोट पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने हमें हमेशा समर से कम ही आका। अब तो उनके सगे बेटे हैं ना, लेकिन बिजनेस में भी उन्होंने हमेशा समर को आगे रखा। हम उनकी नजरों में हमेशा से बुरे बेटे थे। और अपनी इस नालायकी में तुमने अथर्वा को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया।
अब तो उनके सगे बेटे हैं ना, लेकिन बिजनेस में भी उन्होंने हमेशा समर को आगे रखा। हम उनकी नजरों में हमेशा से बुरे बेटे थे। और अपनी इस नालायकी में तुमने अथर्व को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, हमने ना ही अथर्व को किडनैप किया और ना ही उसका मर्डर। हमने कोई राधा को फोन कॉल भी नहीं किए, बस राधा को पहला नोट भेजा था, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ अपनी माँ का प्यार पाना चाहते थे सर, लेकिन अथर्व के किडनैपिंग और मर्डर के बाद भी हमारी माँ पूरी तरह से समर की हो गई। अगर इतना ही दिमाग तुमने अपने बिजनेस में लगाया होता तो शायद आज तुम्हारी माँ तुम्हें भी पसंद करती। सर, निखिल के कॉलर रिकॉर्ड्स और लोकेशंस को वेरीफाई किया, कुछ गड़बड़ी नजर नहीं है। लगता है कि सच कह रहा है। निखिल का पहले भी उस किडनैपर चीनू से कोई कनेक्शन नहीं निकला था, तो फिर और कौन हो सकता है? सर, वो 4 लोग जिनकी आईडीज पे वो फेक नंबर्स लिए गए, उनके सभी डिटेल्स को चेक कर लिया। सर, सब लोगों में एक चीज कॉमन है। क्या? सर, पिछले 1.5 साल में इन चारों ने लोन के लिए अप्लाई किया, अलग अलग जगहों पे और अलग अलग रीजंस। प्रकाश को चाहिए था लोन गाड़ी खरीदने के लिए, रवीना को होम लोन चाहिए था, राघव बंसल को एजुकेशन लोन चाहिए था अपने बेटे के लिए, और सानिया मल्होत्रा को पर्सनल लोन चाहिए था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से किसी को भी लोन नहीं मिला, सभी के एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए। तो ये है कॉमन लिंक। इन सब के आईडीज उन लोन एप्लीकेशंस के साथ सबमिट की गई थी जो रिजेक्ट हो गई। मिश्रा, पता लगा कि इन बैंक से रिजेक्टेड एप्लीकेशंस के साथ जो आईडीज होती हैं वो कहाँ जाती हैं, और उन बच्चों का क्या हुआ जो अथर्वा के साथ मिसिंग हुए थे? सर, शाम तक फाइल्स आ जाएंगे।